ज्योति बड़ी नर्वस सी बैठी हुई थी। आने वाली औरत भारी भरकम शरीर की थी। सामने सोफे पर बैठी साथ साथ प्लेट में रखे पेटीज खा रही थी और साथ साथ वो घर को भी देख रही थी। ज्योति को देखकर उसकी माँ से कहने लगी, लड़की तो उन्हें पसंद आ गई है, बस ठीक ही है। हालांकि ज्योति बहुत सुंदर थी, लेकिन उसने तारीफ नहीं की। फिर कहने लगी, बस आपका इतना ही घर है, 2 कमरों का? उस औरत की नज़र ज्योति पर कम और घर पर ज्यादा थी। ज्योति की माँ कहने लगी, जी हाँ, बस इतना ही घर है हमारा। वो औरत बड़े घमंडी अंदाज में टांग पर टांग रखकर बैठ गई। कहने लगी कि मेरे बेटे ने MBA किया है, भगवान की दया से बहुत अच्छी नौकरी लगी है, उसकी सैलरी भी बड़ी अच्छी है। बेटी तो हमें आपकी पसंद आ गई है, लेकिन देखें, मैं ज़ात बिरादरी वाली हूँ, मुझे अपनी नाक बड़ी प्यारी है, इसलिए मैं चाहती हूँ बेटे की शादी उस जगह पर हो जहाँ पर लड़की के साथ साथ दहेज भी मुझे ब्रांडेड मिले। मेरे घर पर मेरी ज़ात बिरादरी वालों का बहुत आना जाना है और मैंने आज तक कभी कोई हल्की क्वालिटी का बर्तन कभी मेहमानों के आगे नहीं रखा। रमा शंकर की 2 ही बेटियां थीं और ज्योति बड़ी थी, सुंदर, सुलझी और सुघड़। बाप एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। सैलरी बस इतनी थी कि भगवान ने इज्जत रखी हुई थी, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई थी। लेकिन दोनों बेटियां एकदम से ही जवान लगने लगी थीं। पत्नी ने थोड़ा बहुत बड़ी बेटी का दहेज बनाकर रखा था। रिश्ता अच्छा था, लड़का भी अच्छा था, लेकिन माँ बड़ी तेज तर्रार थी। लेकिन इतनी सी बात पर रिश्ते से इनकार नहीं कर सकते थे। उस औरत की फरमाइश सुनकर दयाशंकर ने पत्नी को आंखों से इशारा किया कि रिश्ते के लिए हाँ कर दो, मैं देख लूंगा। उसने कहा कि चिंता ना करें बहन जी, हमसे जो हो सकेगा हम अपनी बेटी को देंगे। यूं ज्योति का रिश्ता अर्जुन से तय हो गया था। लेकिन जब दहेज के सामान के लिए माँ बेटी मार्केट गई तो कानों को हाथ लगाते हुए वापस आई थी। ब्रांडेड चीज़ों पर तो कीमतें इतनी ज़्यादा थी कि उनकी औकात से बाहर की बात थी। रात को दयाशंकर घर आया था। उसके हाथ में कपड़े का एक थैला था, पसीना साफ कर रहा था। गर्मियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी थी। आते ही चारपाई पर गिर गया और कहने लगा, ज्योति पुत्र, मुझे ठंडा पानी पिला दो। वो जल्दी से फ्रिज से पानी लाकर अपने पिता को पिलाने लगी। ज्योति की माँ रमा देवी पति के पास बैठकर कहने लगी, ज्योति के पापा, हम दोनों बाजार गए थे, लेकिन ब्रांडेड चीज़ें तो बड़ी महंगी है, हमारी औकात से बढ़कर हैं। लोकल ब्रांड की चीज़ें ही यहाँ हज़ारों की मिलती हैं, वहीं जापानी और विदेशी चीज़ें तो लाखों पे चली जाती हैं। दयाशंकर ने कहा कि तुम चिंता ना करो। उसने वो कपड़े का थैला पत्नी की तरफ बढ़ाया। कहने लगा, इसमें पूरे 50,000 हैं। कोशिश करके लड़के और लड़की की माँ और उसके परिवार के कपड़े अच्छे लेना। पैसों की चिंता ना करना, मैंने अपने 2-4 दोस्तों से कह रखा है, कुछ उधार ले लूंगा उनसे। बस एक बार ज्योति की शादी हो जाए, ये अपने घर की हो जाए तो उधार भी उतर जाएगा। मैं चाहता हूँ कि उसकी सास को किसी बात पर कोई आपत्ति ना हो। लड़का अच्छा कमाता है, रिश्ता अच्छा है। अगर दहेज की कमी की वजह से बेटी की शादी नहीं की तो फिर बेटियां घर पर ही बैठी रह जाएंगी। रमा वो पैसे लेकर कमरे में चली गई। अगले दिन दोनों माँ बेटी मार्केट गईं और लड़के और उसकी माँ की अच्छे कीमती कपड़े खरीदे और उनके परिवार में लगाने के लिए भी सब अच्छे जोड़े खरीदे। कपड़ों की खरीदारी वो लोग कर चुकी थीं। ज्योति ने अपने लिए कम ही जोड़े लिए थे। कहने लगी, माँ बस उन लोगों की इच्छा पूरी कर दो, मेरा क्या है, मैं गुजारा कर लूंगी। दूसरे दिन ज्योति की माँ अपने पुराने गहने लेकर बैठ गई। कहने लगी, सोच रही हूँ सुनार को दिखाकर इसे तोड़वा कर तेरे लिए नए डिजाइन का सेट बनवा लूं और तेरी सास के लिए कान के झुमके। वो कहने लगी, माँ अगर मेरे लिए ही सारा कुछ बनाओगी तो छोटी के लिए क्या रखोगी? माँ ऐसा करो, मेरे लिए चांदी के सेट पर सोने का पानी फिरवा दो, बस सास के झुमके सोने का बनवा देना। रमा कहने लगी, बात तो तेरी ठीक है बेटा, अच्छा मैं ऐसा ही कर लेती हूँ। ज्योति से जितनी भी बचत हो सकती थी वो अपने लिए कर रही थी। दहेज का लगभग सारा सामान आ चुका था। अब लड़के वालों की इच्छा के मुताबिक डिनर सेट रह गया था। सेट लेने के लिए जब वो मार्केट गए तो होश उड़ गए। जापानी डिनर 50,000 का था। ये सुनकर कानों से धुएं निकलने लगे। माँ बेटी एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। 50,000 बहुत बड़ी रकम होती है। अगर इसका एक डिनर सेट ही खरीद लिया तो फिर बाकी का छोटा मोटा सामान कैसे खरीद सकती हैं? ज्योति ने अपनी माँ से कहा कि माँ रहने दें, पहले ही पापा 5 लाख का उधार उठा चुके हैं। वो दुकानदार बड़े गौर से दोनों माँ बेटी को देख रहा था, जो बार बार डिनर सेट की कीमत पूछ रही थी, लेकिन खरीद नहीं रही थी। आपस में खुसर पुसर शुरू कर देती थी। दुकानदार कहने लगा, बहन जी कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। रमा देवी कहने लगी, परेशानी क्या होना है भाई साहब, बेटी की दहेज ने तो कमर तोड़कर रख दी है। दुकानदार कहने लगा, चले मैं आपको थोड़ा सस्ता डिनर सेट दिखा देता हूँ। उसने इंडियन कंपनी का डिनर सेट सामने रखते हुए कहा, इसकी कीमत 15,000 है। लेकिन रमा कहने लगी, नहीं भाई, हमें ब्रांडेड ही चाहिए और सस्ता भी चाहिए। अगर आपके पास इस चीज़ का कोई हल है तो बता दें। वो कहने लगा, बहन जी ब्रांडेड तो बहुत महंगे हैं, इनके पैसे में अगर कम करने भी लगूं
तो 400-500 से ज़्यादा कम नहीं कर सकता, क्योंकि हमें भी इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। ये विदेश से आते हैं, इन पर कस्टम ड्यूटी भी लगती है और इन पर इनकम टैक्स भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। हालांकि इंडियन ब्रांड के बर्तन भी ऐसे ही होते हैं और काफ़ी चलते भी हैं। मेरी सलाह है कि आप लोकल सेट ले लें, वो भी अच्छा चलेगा। रमा कभी ज्योति की शक्ल देखती तो कभी दुकानदार की, कहने लगी नहीं भाई, हमें ब्रांडेड ही लेना है। फिर पीछे मेड इन जापान का ठप्पा होना ज़रूरी है। अब मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं समझा सकती। वो दुकानदार माँ बेटी की शक्ल देखता रहा, फिर कहने लगा कि देखें, मेरे पास बिल्कुल इसी डिज़ाइन का डिनर सेट मौजूद है जिसकी कीमत काफ़ी कम है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। उसने अलमारी खोली और बिल्कुल जापानी डिनर सेट जैसा सेट उनके सामने रख दिया। फिर उन दोनों की प्लेटें निकाल कर भी दिखाने लगा। कहने लगा, ये देखें, इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक जैसे ही लग रही हैं। लेकिन परेशानी ये थी कि एक के पीछे मेड इन जापान लिखा हुआ था और दूसरी प्लेट के पीछे कुछ भी नहीं लिखा था। रमा कहने लगी, भाई इस पर तो मेड इन जापान लिखा ही नहीं है। वो कहने लगा, बस यही फ़र्क है कि इस पर मेड इन जापान नहीं लिखा। लेकिन बहन, मेरा विश्वास करें कि दोनों की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है। रमा ने वापस प्लेट रख दी और ठंडी आह भरी थी और कहने लगी कि नहीं, ये रहने दो। वो कहने लगा, बहन जी, इस पर मेड इन इंडिया भी नहीं लिखा, इसलिए आप संतुष्ट होकर ले जाएं। किसी को पता नहीं चलेगा कि ये जापानी नहीं है, एक जैसा डिज़ाइन है, शक भी नहीं होगा। रमा नहीं मान रही थी, लेकिन ज्योति वो प्लेटें उलट पुलट कर देखने लगी कि दोनों में ज़्यादा फर्क न था। कहने लगी, ये वाला डिनर सेट कितने का है? वो कहने लगा, बेटा ये सिर्फ 10,000 का है और दूसरा वाला 12,000 का। ज्योति ने एक एक प्लेट को पलट कर देखा था, फिर कहने लगी, माँ यही ले लेते हैं। उस आदमी ने उन्हें 10,000 में वो डिनर सेट दे दिया। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थीं, खाना भी अच्छे रसोइये से पकवाया था। इज्जत से ज्योति अपने घर से विदा हो गई। जैसे ही ज्योति विदा होकर अपने ससुराल गई तो अर्जुन का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था। वैसे तो वो काफ़ी समझदार और सुलझा हुआ लड़का था, लेकिन अपनी माँ के मामले में कुछ नहीं बोलता था। शादी को बस कुछ ही दिन गुजरे थे कि जब अर्जुन की माँ सोने के झुमके हाथ में पकड़कर पहले तोलने की कोशिश की कि वजनी भी है कि नहीं। फिर कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि ये 1 तोले के हैं। ये कहना था कि ज्योति कहने लगी, माँ ये 1 तोले के ही हैं, आप चाहें तो जाके सुनार को दिखा दें। ये बात अर्जुन के सामने ही हुई थी। अर्जुन कहने लगा, ये भी सवाल है करने वाला। अर्जुन की माँ फौरन कहने लगी, तुम मुझे रोक रहे हो तो ज़रूर सुनार के पास लेकर जाऊंगी और दिखा के लाऊंगी वाकई 1 तोले के हैं कि नहीं। रिश्तेदार नातेदार तो मुझसे सवाल करेंगे, तुम्हें नहीं पता, तुम औरतों के मामले में ना ही पड़ो तो अच्छा है। अगले दिन ज्योति की सास ज्योति को अपने साथ सुनार के पास लेकर गई और कहने लगी, देखो भाई ये झुमके कितने तोले के हैं। सुनार ने उसे तोला तो कहने लगा, 1 तोले के हैं। फिर जाकर ज्योति की सास को कुछ तसल्ली हुई थी। जब ज्योति की शादी हुई थी तो उसकी सास उसके दहेज में आई हुई एक एक सामान को टटोल कर देखती थी। अभी शादी को 1 हफ्ता नहीं गुजरा था कि सारा किचन ज्योति ने संभाल लिया था। सास के साथ भी ज्योति का व्यवहार बहुत अच्छा था। अभी तक ज्योति की सास को उसे ताना देने का कोई मौका नहीं मिला था। घर में पहली दावत जब नंदों की हुई तो ज्योति की सास कहने लगी, ऐसा करो नए वाला डिनर सेट निकाल लो। ज्योति ने जब डिनर सेट निकाला तब उसकी बड़ी नंद घर पर आ चुकी थी। ज्योति का डिनर सेट देखते ही कहने लगी, माँ ये तो जापानी डिनर सेट लगता है। वो बड़ी खोज भरी नज़रों से ज्योति का डिनर सेट देखने लगी। ज्योति ने कहा, जी हाँ जापानी ही है। वो कहने लगी, माँ ज़रा मेरी बात सुन लें। वो अपनी माँ को किचन से बाहर ले गई। दोनों माँ बेटी के बीच ना जाने कौन सी खिचड़ी पकी कि जब सास वापस किचन में आई तो कहने लगी, इस डिनर सेट को ऐसे ही पैक कर दो। ज्योति कहने लगी, अभी छोटी नंदे भी खाने पर आ जाएंगी तो खाना तो लगाना ही है, तो इसी में लगा देती हूँ। सास कहने लगी, नहीं, मेरे भी शीशे के बर्तन वैसे के वैसे ही पड़े हैं, अभी ऐसा करो खाना उसी में दे दो, इसे बस पैक करो। ज्योति ने वो डिनर सेट पैक कर दिया। सास कहने लगी, इसे बड़ा संभाल कर उठाओ और स्टोर में जाकर रख दो। ज्योति ने ऐसा ही किया, भारी डिब्बा उठाया और स्टोर में जाकर रख दिया। सास ने अपने बर्तन निकाले। दोनों नंदों ने 10-10 चीज़ों की फरमाइश ज्योति के सामने रखी थी। मेरा फला बेटा ये खाता है, वो खाता है, सबकी फरमाइशें रात को टेबल पर मौजूद थीं। खाने की तारीफ भी सबने की थी। अर्जुन प्यार भरी नजरों से अपनी पत्नी को देख रहा था। वो जब से आई थी उसकी तो जान सुकून में आ गई थी। शादी से पहले जब भी वो उसे ऑफिस जाना होता था तो सबसे पहले अपने कपड़े प्रेस करने पड़ते थे। अपनी माँ से कहता था, वो कहती थी कि मुझसे अब काम नहीं होते, अब सारी जिंदगी तुम लोगों को पाल पाल कर मैं थक चुकी हूँ। बेचारा पहले अपने कपड़े प्रेस करता था, फिर नाश्ता बनाता था, अपनी माँ को भी नाश्ता करवाता था, फिर जल्दी जल्दी से ऑफिस जाता था। लेकिन ज्योति के आने से तो जैसे उसके सर से घर की हर जिम्मेदारी खत्म हो चुकी थी। बस ऑफिस जाता और घर आता, सब कुछ तैयार मिलता था।
रात को अगर ऑफिस के काम में लैपटॉप पर लगा रहता तो कभी ज्योति दूध का गिलास उसे देती या कभी चाय बना देती। वो बहुत खुश और संतुष्ट था। लेकिन पता नहीं ज्योति की सास के अंदर कौन सी खलबली मची रहती थी। कभी वो ज्योति के दहेज में आए हुए कपड़े टटोलने लगती, कहती थी मुझे तो ये सस्ते लगते हैं। ज्योति ने अब बात करना ही छोड़ दी थी। हर वक्त कोई ना कोई चीज़ उठा लेती और कहती बता किस ब्रांड की है, किस कंपनी की है। ज्योति तो बता बता कर थक गई थी। वो एक बार ज्योति से कहने लगी चला मार्केट चलते हैं, मुझे मार्केट में कुछ खरीदना है। ज्योति भी तैयार हो गई। जैसे ही मार्केट के लिए बाहर निकलने लगी तो सास कहने लगी मैं रिक्शा पकड़ती हूँ, तू ऐसा कर अपना डिनर सेट लेकर आ, जरा पता तो करूँ जापानी भी है कि नहीं। उस दिन मैंने और प्राची ने देखा था तो प्लेट के पीछे जापानी कंपनी का नाम नहीं लिखा था। ये सुनकर ज्योति के होश उड़ गए थे। वो कहने लगी माँ जापानी है, नाम तो लिखा नहीं था उस डिनर सेट पर। यह सुनकर ज्योति कहने लगी इसका तो मुझे नहीं पता। सास कहने लगी बस तू छोड़ ये बातें और जाके दुकानदार से पूछूंगी, और तब तक रिक्शा देखती हूँ। ज्योति परेशान हो गई थी। हर चीज़ ब्रांडेडली थी सिवाय डिनर सेट के। और अब अगर दुकानदार सच बता देता तो वो तो सास की नज़रों में भी शर्मिंदा हो जाती और पति की नज़र में भी, जो अब तक उससे बड़ी मोहब्बत दिखा रहा था कि तुमने मेरी माँ की हर फरमाइश पूरी करके मेरा दिल जीत लिया है। वो समझ नहीं पा रही थी कि बात को कैसे संभाले। उसने डिनर सेट पकड़ा। जैसे ही दरवाजे तक आई तब तक सास रिक्शा लेकर पहुंच गई थी। उसने डिनर सेट रिक्शे में रखा और सास उसे बाजार ले जाकर कहने लगी बता कौन सी दुकान है। ज्योति जानबूझ के टाल मटोल करने लगी। कहने लगी ठीक से याद नहीं, वैसे भी शादी को 5 महीने गुजर चुके थे। समझ नहीं पा रही थी कि कौन सी गली थी। कहने लगी कोई बात नहीं, हर गली में चलकर देख ले तो तुझे याद आ जाएगा, लेकिन मैं जब तक ये ना पता करवा लूँ कि ये डिनर सेट किस कंपनी का है मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। अपनी सास की बात सुनकर वो परेशान सी होकर रह गई थी कि अब क्या करे और क्या ना करे। डिनर सेट काफ़ी भारी था, इसे उठा उठाकर फिरना ज्योति के बस की बात नहीं थी। लेकिन फिर भी इतना भारी डिनर सेट लेकर वो 3 गलियां घूम चुकी थी और सास उससे बार बार पूछती बता कहीं ये दुकान तो नहीं थी, कहीं वो दुकान तो नहीं थी। वो नहीं में सिर हिलाती रहती। बेचारी इतना भारी सेट का डिब्बा उठाकर सास उठाकर थक गई थी, इसलिए समझ गई थी कि जब तक उसकी सास उसी दुकान पर जाकर तसल्ली नहीं करेंगी उसे घर नहीं लेके जाएंगी। वो सोचने लगी थी पता नहीं किस्मत में क्या होना लिखा है जो उसे आज देखना पड़ेगा। वो उसी दुकान पर अपनी सास को लेकर गई। जैसे ही दुकान पर उसने डिब्बा रखा वो पसीने से भीग चुकी थी। वहां बैठा वही बूढ़ा इंसान किसी से फोन पर बात करने में व्यस्त था। जैसे ही ज्योति डिब्बा रखकर कुर्सी पर बैठी तो हाँफ रही थी। उस आदमी ने फोन बंद कर दिया। कहने लगा बेटा ठंडा पानी दूं आपको। वो कहने लगी जी अंकल ठंडा पानी पिला दें, बड़ी मेहरबानी होगी। उसने 2 गिलास पानी पिया। उसकी सास ने भी पानी पिया। वो दुकानदार कहने लगा जी बेटा कहिए। उसकी सास कहने लगी भाई साहब मुझे आप जापानी डिनर सेट दिखाएं। वो दुकानदार उन्हें जापानी डिनर सेट दिखाने लगा। उसने एक सेट दिखाया जिसका डिजाइन वैसा ही था जैसा कि ज्योति ने खरीदा था। वो कहने लगी ये जापानी है। वो कहने लगा जी। सास कहने लगी जरा खोल के दिखाओ। उस दुकानदार ने वो डिनर सेट खोलकर उसकी सास को पकड़ाया। उसकी सास ने प्लेट पकड़ी और उल्टा करके देखने लगी। इसके पीछे मेड इन जापान लिखा था। कहने लगी क्या कीमत है इसकी। वो कहने लगा 50,000। ये सुनकर ज्योति की सास की आंखें चमकी थीं। कहने लगी ये भी आपकी दुकान से ही खरीदा गया है और मेरी बहू का कहना है कि ये भी जापानी डिनर सेट है, लेकिन इसकी प्लेट के पीछे मेड इन जापान नहीं लिखा। जरा आप देखें। वो दुकानदार अभी भी पहचान नहीं पाया था। उसने ज्योति की तरफ देखा, फिर वो डिब्बा खोलकर प्लेट को गौर से देखने लगा। इससे पहले कि कुछ कहता उसने ज्योति की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। उसका चेहरा बहुत कुछ कह रहा था। वो आदमी कभी ज्योति की तरफ देख रहा था तो कभी उस प्लेट की तरफ, शायद कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। फिर कहने लगा इसकी पर्ची है आपके पास। ज्योति कहने लगी नहीं मेरे पास कोई पर्ची नहीं है। तो वो कहने लगा ऐसे कैसे मैं बता सकता हूँ जापानी है कि नहीं। ज्योति की सास कहने लगी आप इतना तो बता सकते हैं कि जापानी है कि नहीं। दुकानदार किस काम के हैं। वो बार बार ज्योति की आंखों की तरफ देख रहा था। ज्योति कहने लगी अंकल मैं आपसे ही लेकर गई थी, 5 महीने पहले अपनी माँ के साथ आई थी। वो आदमी फिर कहने लगा हाँ हाँ मुझे याद आया बहन जी, ये जापानी है, बस इस पर लिखा हुआ नहीं है। वो बोली अच्छा आपको पूरा यकीन है। वो कहने लगा जी पूरा यकीन है। सास कहने लगी कि इसकी कीमत क्या है। दुकानदार कहने लगा इसकी कीमत 50,000 है। उसकी सास कहने लगी असल में मुझे ये डिनर सेट पसंद नहीं है। वो कहने लगा मैं आपको दूसरा दे देता हूँ। वो कहने लगी नहीं मैं पिछली दुकान में एक डिनर सेट देखकर आई हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। आप एक एक प्लेट चेक कर लें, पूरा डिनर सेट वैसा ही है। हमने इस्तेमाल नहीं किया और ना ही इसकी कोई प्लेट टूटी है। आप ये रख लें और हमें हमारे पैसे वापस कर दें।
ये कहना था कि वो दुकानदार हैरत का शिकार हुआ था। कहने लगा, बहन जी 5 महीने बाद वापसी नहीं होती। वो कहने लगी, ऐसे कैसे नहीं होती? अरे भाई, हमने कोई इस्तेमाल थोड़ी किया है, एक एक प्लेट चेक कर लो, बस हमें ये पसंद नहीं। ज्योति बिल्कुल चुप बैठी थी कि कहीं दुकानदार उसकी पोल ना खोल दे। उसने अपनी सास से कहा कि माँ, मुझे यही डिनर सेट पसंद है, मैं नहीं बदलना चाहती। वो कहने लगी, तुम चुप रहो, खबरदार जो तुमने एक शब्द भी बोला। हाँ भाई साहब, मैं आपसे कह रही थी कि मुझे डिनर सेट बिल्कुल पसंद नहीं है, आप इसे वापस कर लें और हमें इसके पैसे दे दें। बार बार वो दुकानदार ज्योति की तरफ देख रहा था, जिसकी आंखों से आंसू झलकने लगे थे। बार बार घबराहट के मारे अपनी उंगलियां तोड़ रही थी। वो दुकानदार उसकी हालत को समझ गया था। कहने लगा, कोई बात नहीं बहन जी, मत लें। उसने अपने गले को खोला और पैसे गिनकर उसकी सास के हाथ में रख दिए। ये देखकर ज्योति की आंखों में हैरत उतरी थी। उसने उस दुकानदार को देखा, कहाँ 10,000 और कहाँ 50,000। अच्छे खासे पैसों का फर्क था। उसकी सास की तो जैसे आंखें चमक गई थीं, चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। कहने लगी, चलो भाई, मैं तुम्हें दूसरा डिनर सेट लेकर देती हूँ। लेकिन वो परेशान थी कि क्या करे और क्या ना करे। दुकानदार इतना बड़ा नुकसान क्यों उसके लिए बर्दाश्त कर रहा था। खुददार किस्म की लड़की थी, इसलिए अपने बाप की दी हुई सोने की अंगूठी पहनी हुई उसने अपनी उंगली से उतारी। सास तब तक पैसे लेकर दुकान से बाहर निकल चुकी थी। वो रिक्शा रोक रही थी। उसने वो अंगूठी सामने टेबल पर रख दी। वो आदमी कहने लगा, बेटा ये क्या है? ज्योति कहने लगी, अंकल आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इज्जत रख ली। ये अंगूठी ज्यादा महंगी तो नहीं है, लेकिन आपका काफी नुकसान पूरा कर देगी। ये कहकर ज्योति जल्दी से बाहर निकल गई। तब तक सास रिक्शा ले चुकी थी। वो अपनी सास के साथ बैठ गई। रिक्शा कुछ ही दूर गया था कि पीछे से उसी आदमी ने रिक्शे वाले को रुकने के लिए कहा। रिक्शा वहीं रुक गया। वो आदमी तेज कदमों से उनकी तरफ बढ़ने लगा। ज्योति परेशान होने लगी कि पता नहीं अब क्या बात हो गई है। दुकानदार रिक्शे के पास आया तो उसकी सास देखने लगी। कहने लगी, क्या हुआ भाई? वो कहने लगा, ये बेटी शायद अपनी अंगूठी वहीं भूल गई है, शायद तुम्हारे हाथ से गिर गई थी, लो बेटा ये रख लो। ज्योति हक्का बक्का से उस दुकानदार की शक्ल देखने लगी। हालांकि वो तो वजह बताकर आई थी, सास के सामने अंगूठी लेने से मना नहीं कर सकती थी। उसकी सास कहने लगी, हाँ ज्योति, ये तुम्हारी अंगूठी है, तुम भी बड़ी बेवकूफ हो। अरे सोने की अंगूठी को कोई ऐसे भूल कर आता है भला? चलो पकड़ो अपनी अंगूठी, संभाली नहीं जाती तो लॉकर में रख कर आया करो। ज्योति ने वो अंगूठी पकड़ ली, लेकिन उस दुकानदार को बड़ी हैरत से देख रही थी। दुकानदार ने उसे कहा कि हमेशा खुश आबाद रहो बेटा, तुम मेरी बेटियों जैसी हो। ये उस आदमी का जवाब था। ज्योति की आंखों में शुक्र के आंसू थे। वो सोच रही थी कि क्या अब भी इंसानियत जिंदा है, अब भी अच्छे लोग इस दुनिया में रहते हैं जो कि बेटियों की इज्जत रख लेते हैं। ज्योति के दिल में उस इंसान के लिए दुआ निकली थी, भगवान इसकी बेटियों को इतना दे कि संभाला न जाए। कभी कभी हमें यह समझ नहीं आता कि हमारी जिंदगी में आने वाली मुश्किल कैसे टल जाती है, हमारे किसी पुण्य का नतीजा होता है, जैसे कि उस इंसान ने ज्योति के साथ किया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।